तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सरकार की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं, मंत्रिपरिषद तो सम्मिलित होती ही है, संसद सदस्य सम्मिलित होते हैं या नहीं, सिविल सेवक सम्मिलित होते हैं और अटॉर्नी जनरल सम्मिलित होते हैं। तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं होते हैं वो हैं आपके संसद के सदस्य। संसद के सदस्य नहीं होते हैं जो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होते हैं या मंत्रिमंडल के अंतर्गत होते हैं, वो आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ना कि सारे सदस्य। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो इसमें से 1, 2, 4, 5 आंसर सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? वह राज्यसभा का सदस्य और सभापति होता है। तो आपको पता होगा ये अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि सदस्य नहीं होते हैं ये राज्यसभा के, सभापति तो होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वह राज्यसभा के उपसभापति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, उसे केवल राष्ट्रपति के समान औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो ये गलत है बिल्कुल। राष्ट्रपति के समान जो औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया है वो अलग है, और इनकी तो केवल राज्यसभा में एक पारित कराया जाता है, जो कि साधारण विधेयक से अगर पारित हो जाता है और लोकसभा उसे ऐसा सुनिश्चित कर देती है, तो अपने आप में ये हट जाते हैं। तो बहुत साधारण सी प्रक्रिया है इनकी, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तटीय राज्य निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित खनिजों पर अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं? जल क्षेत्र पर कर सकते हैं क्या तटीय राज्य? तो ये गलत है आपका। महाद्वीपीय शैल पर नहीं, विशेष आर्थिक जोन पर नहीं। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये आपका केंद्र करता है, ना कि राज्य। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान में रखें ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते समय निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो उसे अपने सरकारी कृत्यों के सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति के को उपबंध होती हैं। ये बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। तो निष्पादन नहीं करता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है उस समय, आपको पता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य नहीं करेंगे। तो ये गलत हो जाता है दूसरा। तो यही आंसर सही है। और जो सही है और इनके बारे में वो देख लेते हैं। वह कोर्ट मार्शल सजा को क्षमा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है राष्ट्रपति के रूप में। वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश प्रत्यागत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति किसके माध्यम से अधिशासी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। तो यही आंसर है, पता होगा आपको, नॉर्मल सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए संसद के पीठासीन अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुन सकती है। तो ये गलत है। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो 10 लोगों की एक पैनल होती है, उसमें से लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, ना कि किसी सदस्य को। तो 10 लोगों की जो पैनल होती है उसमें से चुना जाता है। इस वजह से गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो उक्त प्रस्ताव पर दोनों मतदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हटाने पर अगर किया जा रहा है तो ये मतदान नहीं करेंगे। ये केवल एक ही स्थिति में मतदान करते हैं, जब लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में बराबर की स्थिति हो, तब ये महत्वपूर्ण मतदान अपना देते हैं। तो दोनों ही आंसर गलत हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है, स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो ये गलत है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, ना कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध। तो इस वजह से केवल ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका,
राज्यसभा के पास अनुदान की मांगों पर मतदान करने की शक्ति नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है बस। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की संचित निधि के से किए गए व्ययों पर संसद में चर्चा की जा सकती है, लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। संचित निधि पर जो है चर्चा भी हो सकती है और मतदान भी होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो सही कौन सा है? केवल एक। भारत के चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, भारत ने अपनी संस्कृति, धार्मिक और भाषाई विविधता का कारण फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को चुना है। और दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा के सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सभी जो सदस्य हैं वो नहीं चुने जाते, क्योंकि कुछ उनमें जो 2 सदस्य जो होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति जी चुनते हैं, तो वो तो डायरेक्टली एक तरह से मनोनीत किए जाते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा नहीं चुने जाते हैं। और ये ध्यान में रखना है, ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो भारत ने इसको अपनाया है। अपना मतलब अपनाया नहीं है इन्होंने। तो आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव आयोग के पास निम्नलिखित में से किन चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, संचालन की शक्तियां हैं? चुनाव आयोग के पास विधान परिषद की, राज्यसभा की, उपराष्ट्रपति के पद हेतु और लोकसभा के अध्यक्ष पद हेतु। तो आपको पता होगा ये लोकसभा के अध्यक्ष पद हेतु नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो है चुनाव नहीं होता है, नियुक्त किए जाते हैं ये अपने सदस्यों में से ही। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुन लिया जाता है। इनके लिए कोई अलग से जो है चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कराते हैं ये चुनाव आयोग, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए भी कराते हैं। तो ऑप्शन